Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh students. Hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Students, in the previous class we have started a new lesson number 4, future perfect tense, in which I explained you the usage, structure, and I assigned you the homework. Hopefully you have done exercise A, B and C in your book. I will show you the work which I have done for you, so you can tally the work. आप अपना वर्क टैली कर सकते हैं उससे. Okay, now come to the today. What is for today? Today we will do exercise D, that is translation. Translate Urdu into English. लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा a little recapitulation is always required. किसी भी टॉपिक को अगर हम recapitulate कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है और हमें उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है. सो व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस शोज दैट एन एक्शन that will be completed at some definite time in future. एक ऐसे एक्शन की हम बात करते हैं because it is future, so we are talking it's all about future. फ्यूचर ही के बारे में है, जो हम पास्ट और प्रेजेंट को इसमें नहीं लेकर आएंगे. यानी किसी डेफिनेट टाइम से पहले, जो डेफिनेट टाइम भी इसमें गिवन होगा फ्यूचर में, उससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. उसके बाद मैंने आपको कुछ दो उसके इम्पॉर्टेंट यूजेज, जो मेन यूजेज थे वो डिस्कस किए थे थ्रू टाइम लाइन, थ्रू एग्जाम्पल. एक फर्स्ट ये था कि बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, कि हमारे पास सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो और हमें अपना फ्यूचर वर्क जो है वो उससे पहले कंप्लीट हुआ हो, तो उस वक्त भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसी तरह बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर, उससे पहले भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा कोई और दूसरा एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट हो, उससे पहले जो है जो दूसरा एक्शन फिनिश्ड होगा या कंप्लीट होगा, उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एज यू कैन सी देयर आर टू वर्ड्स, एंड्स और अराइव्ड. तो एंड्स जो है वो हमारा फ्यूचर एक्शन है, लेकिन वो किसके बाद हैपन होगा, किसके बाद जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा? वो अराइवल के बाद होगा. तो इस वजह से जो अराइव वाला टेंस है, जो अराइव वाला स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास विल हैव अराइव भी होगा, और जो उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा तो वो फ्यूचर में. लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो किसके कॉम्बिनेशन में आता है? सिंपल प्रेजेंट के साथ. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इन रिटन, इन स्पीकिंग, हम उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे. तो दो कॉम्बिनेशन आपको आप अब तक सीख चुके हैं. एक है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, और दूसरा कॉम्बिनेशन है आपके पास फ्यूचर परफेक्ट एंड सिंपल प्रेजेंट का. ठीक है, आप स्ट्रक्चर पे आ जाइए. स्ट्रक्चर आपको एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज द एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू डू इज टोटली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर. हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो आप देख लीजिए, वी हैव अ सब्जेक्ट एंड देन फॉलोड बाय शेल, विल एंड शेल प्लस हैव, एंड देन वी हैव अ पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज कंपल्सरी. उसके बाद नेगेटिव के लिए हमारे पास जो है आफ्टर विल एंड शेल वी हैव अ नॉट फॉलोड बाय हैव, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड past participle. And interrogative कैसे बनाएंगे? will and shall, then we have a subject and then we have a have, not has, remember this thing, और then we have a past participle form. this is the structure. आप इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से. now come to the book, open page number 12. I will show you the work which I have done for you. this is exercise A. as you can see, आपने hopefully you have solved this exercise एंड आप देख लीजिए, टैली कर लीजिए अच्छी तरीके से. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी, इट वाज सो इजी. यू जस्ट हैव टू मेक द सेंटेंसेस, द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. सेंटेंसेस आपको किस में चेंज करने थे? ये जो आपके पास गिवन सेंटेंसेस थे इसको आपको नेगेटिव में करना था. नेगेटिव में कैसे करते हैं? आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के बाद हम क्या पुट कर देंगे? डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट नॉट. आपको नॉट जो है वो इंसर्ट करना है, पुट करना है. दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी. नाउ कम टू स्विच टू एक्सरसाइज सी. हाँ, व्हाट इज इन एक्सरसाइज सी? एक्सरसाइज सी इज़ टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव. आपको इसमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना
करना था, आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, hopefully you have done it in your book, showing you again. Okay students, now come to today's agenda. What is for today? Exercise D, translate the following into English. आपको ये sentences उर्दू में दिए हुए हैं, आपको इंग्लिश में करने हैं. अच्छा, अब आपको जो है वो मैं बहुत दफ़ा जो है ये बात बता चुकी हूँ जब भी हमने ट्रांसलेशन किया है कि सबसे पहले what is important while translating the sentences into another language, आप जो है सबसे पहले आपके पास उसकी vocabs होनी चाहिए, उसकी vocabulary होनी चाहिए. जो words given हैं अगर वो difficult हैं तो आप उसे सर्च करिए, लुकअप कीजिए मीनिंग. उसके बाद जो है आप उसका जो है वो टेंस आइडेंटिफाई कीजिए. नेम द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, आप उसके टेंस को बताइए कि वो कौन सा टेंस है. अभी तो ये तो अंडरस्टूड है कि दीज ऑल द गिवन सेंटेंसेस आर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन जब आपके पास जम्बर्ड वे में आएगा, जब आपके पास एग्ज़ाम में आएगा तो आप जो है वो देखिएगा कि आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टेंस है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टेंस आपको जो है वो उसको पुट द वर्ड्स करेक्टली इनटू द फॉर्मूला. आपको अपने जो फॉर्मूला है जिस टेंस को आइडेंटिफाई किया उसके फॉर्मूले के मुताबिक जो है आप उसको फॉलो करते हुए जो है वो सेंटेंस वर्ड्स उसमें पुट करें. देन इट इज़ वेरी इजी टू डू. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो पहला सेंटेंस जो है वो उर्दू में जो ये है, मुसलमान यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके होंगे. ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़े से हो सकता है कि मेरे ख्याल में नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के लिए कुछ वर्ड इसमें थोड़ा सा हो कि यहूदियों को क्या कहते हैं. वी हैव अ वर्ड ज्यूज़. ठीक है, JEWS ज्यूज़ है कहते हैं, जैसे मुसलमान को तो आप मुस्लिम्स कहते हैं. और जो है वो ख़िलाफ़ के लिए हम वर्ड, इट इज़ अ प्रपोजिशन ख़िलाफ़ के लिए हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट, और जंग के लिए वार या फिर बैटल का वर्ड यूज़ करते हैं. जीतने के लिए वी हैव अ वर्ड विन है. अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे ये आपको पता है, वी यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो व्हाट विल बी द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ विन, वन एंड वन. ठीक है, WON होता है लेकिन इसको प्रोनाउंस एज वन करते हैं. ओके, सो लेट्स फॉलो द स्ट्रक्चर. आपके पास स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट लॉन्गर सेंटेंस, तो आप थोड़ा सा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मुस्लिम्स. ठीक है, देन मुस्लिम्स के बाद हमारे पास क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट? ऑब्वियसली वी हैव अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. तो व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब? विल हैव और शैल हैव. सो यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे? विल हैव. ठीक है, देन वी शुड हैव अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो व्हाट इज़ द वर्ब हियर? वन, एज आई टोल्ड यू. अच्छा, वन वॉट क्या जीत चुके हैं? द बैटल या वार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ. अगेंस्ट Jews. Okay, full stop. Is it clear? This is the first sentence I have done for you. This is the way to do the translation. I have followed the structure and then I put the words in correctly in order by following the structure. Okay, now I am showing you the vocabulary for other sentences. वो हर हाल में इनकी मदद कर चुके होंगे. वोकैबुलरी क्या होगी नेक्स्ट सेंटेंस के लिए? वो हर हाल में इनकी मदद कर चुके होंगे. मदद करने के लिए वी हैव अ वर्ड हेल्प, और हेल्प इट्स अ रेगुलर वर्ब. सो व्हाट विल बी द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? हेल्प, हेल्प्ड एंड हेल्प्ड. ओके, बाकी आप उसके जो सब्जेक्ट हैं आप खुद ही आइडेंटिफाई करें, आपको खुद भी करना चाहिए. और हर हाल के लिए मैंने आपको दे दिया इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. ओके, इन दिस वे. Then next look at your book. आपके पास sentence, the third sentence is क्या बरवक्त इलाज से मरीज सेहतयाब हो चुका होगा. सो सेहतयाब होने के लिए क्या होता है? रिकवर्ड होता है. रिकवर इज ऑल्सो अ रेगुलर वर्ब. इसके लिए हम ये टेंस कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, दैट इज रिकवर्ड. अच्छा, अब बरवक्त के लिए, बरवक्त इलाज के लिए हमारे पास दो मैंने ऑप्शन दिए, टाइमली ट्रीटमेंट या ऑन टाइम ट्रीटमेंट. दोनों में से आप कोई भी फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है वो विच फ्रेज यू आर गोइंग टू यूज़. मरीज़ को क्या कहते हैं? पेशेंट कहते हैं, एज यू ऑल नो दैट. इसी तरह वी हैव अ नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस. द फोर्थ सेंटेंस इज मासी दूध उबाल चुकी होगी.
दूध के लिए हमारे पास मिल्क है, और क्या कहते हैं उबालने के लिए व्हाट इज अ स्पेसिफिक वर्ड, बॉयल है, बॉयल इज ऑल्सो अ रेगुलर वर्ड, बॉयल, बॉइल्ड एंड बॉइल्ड, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विल बी यूज्ड हियर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास द लास्ट सेंटेंस है क्रिकेट टीम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैच के लिए जमा नहीं हुए होंगे। जमा के लिए हमें इट इज़ इन नेगेटिव। ओके, सो फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जमा के लिए हम गैदर यूज़ करेंगे, कलेक्टेड नहीं यूज़ करेंगे। कभी आप कलेक्टेड यूज़ कर लें, सो हर वर्ड हर उसके लिए नहीं होता है। लोगों के जमा होने के लिए हम गैदर यूज़ करते हैं। इसी तरह क्रिकेट टीम, द प्लेयर, खिलाड़ी के लिए हम प्लेयर्स यूज़ करेंगे। दिस इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। क्रिकेट टीम ही कहलाएगी। मैच के लिए मैच ही इज़ एन इंग्लिश वर्ड फॉर मैच। और आप बाकी सेंटेंस को स्ट्रक्चर के मुताबिक कीजिएगा। यहाँ पर आप मासी के लिए, आप 4 सेंटेंस में देखिए, मासी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है मेड। फीमेल जो हमारे वो होते हैं काम करने वाले, तो उनके लिए हम मेड यूज़ करते हैं। जो मेल होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं सर्वेंट। तो ये आप जो है होपफुली यू विल डू इट, यू कैन डू इट इन योर वर्क एज यू हैव डन बिफोर। Student, you have understood whatever I explained you how to solve this exercise D, that is translate the following into English. The first sentence I have done for you, and the remaining sentences, for the remaining sentence I have provided the vocabulary, the word bank, so you can easily do it. You can easily make the sentence, okay, in English. Now come to the notebook work. What we will do in the notebook, we have exercises for you practice, for your drill. Students, I'm showing you the work, how to do this work. You already familiar how to do this. You will have to, don't forget to write the calendar date and Islamic date, and don't forget to mention the lesson number 4, that is future perfect tense. Then you will have to write the definition, which is already given in your book. And after this you will have to write the formula for the affirmative, negative and interrogative sentence, as I have done for you. You can tally your work with this video. And then come to the exercise. We have a first exercise. As you all know that in the previous lesson I have gave the same exercises. The first is transformation. In this exercise you will have to transform the following sentences as asked. जो पूछा गया उसी में आप इसको transform करेंगे. The first sentence is the children will have combed their hair before they have ब्रेकफास्ट. इसको आपको किस में चेंज करना है? यू विल हैव टू चेंज इनटू नेगेटिव. इसके बाद वी हैव अ सेंटेंस, एंड अनदर सेंटेंस, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ बिफोर ही एस्केप. ठीक है, आपको इसको किस में चेंज करना है? यू विल हैव टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, द थर्ड सेंटेंस इज फॉर they will not have thrown the bits of paper before mother enters the room. इसको आपको चेंज करना है affirmative में. the given sentence is in negative. The fourth sentence is, the second last is, the teacher will have examined the test papers before the new term starts. इसको आपको चेंज करना है interrogative में. okay, such a very easy exercise. You can, I hope you can do it. The last one is, my brother will have bought a new toy by Monday. इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में. So copy these sentences in your notebook. There are 5 sentences. I have shown you clearly. Now come to the next exercise, that is translation. So you will have to translate the given sentences into English. okay, the first, there are 5 sentences, and the first sentence is, हमारे पड़ोसी अगले महीने तक नए घर में मुंतकिल हो चुके होंगे. ठीक है, आप दोबारा पढ़ रही हो, हमारे पड़ोसी अगले महीने तक नए घर में मुंतकिल हो चुके होंगे. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो लोग अगले साल तक हज अदा कर चुके होंगे? क्या वो लोग अगले साल तक हज अदा कर चुके होंगे? द थर्ड सेंटेंस इज, सर्दियाँ शुरू होने से पहले हम मरी की सैर कर चुके होंगे. सर्दियाँ शुरू होने से पहले हम मरी की सैर कर चुके होंगे. इस इलाके के मुसलमान पहले से हिजरत कर चुके होंगे. इस इलाके के मुसलमान पहले से हिजरत कर चुके होंगे. द लास्ट इज़, नमाज शुरू होने से पहले लोग मस्जिद में जमा हुए होंगे.
सो दीज आर दिस इज़ द टास्क फॉर यू। एक तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज डी करनी है जो आपकी बुक में है, और यू विल हैव टू सॉल्व दीज 2 एक्सरसाइजेज विच आई गेव यू। ठीक है, जो मैंने आपको दी हैं इसको भी सॉल्व करना है। एंड हाउ यू विल सॉल्व, आपको पता है कि फॉलो द स्ट्रक्चर, और आप उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज सॉल्व किए आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे? Your homework is to solve do exercise D in book and exercises 1 and 2 in your notebook. Kindly note down your homework and don't forget to do your homework. And it is very important to do your work regularly and daily. So this is all for today. Hopefully you understood whatever I explained you. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.